वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह खैर इसरा खान के साथ। और माशाल्लाह आज गुफ्तगू हो रही है असातिज़ा के हवाले से। हम अपने उस्तादों का जिक्र करें। अगर आप नाजरीन में से भी कोई चाहता है कोई मैसेज हम तक पहुंचाना तो बज़रिया कॉल कर सकता है। इसके अलावा फेसबुक पेज पर एक क्वेश्चन भी शेयर किया गया है कि आपकी पर्सनैलिटी में चेंज पैदा करने में आपके उस्ताद का क्या किरदार है और कितना % किरदार है। अगर आप चाहें जवाब देना, पोलिंग का हिस्सा बनना, तो आप हमारे पेज पर जाकर बन सकते हैं। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, उसके लिए बेहद शुक्रिया। बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले दीनी और दुनियावी तालीम और दर्जगाहों के हवाले से। मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आयशा क्या कहेंगी? अरस्तु की एक बात मेरे जहन में आई कि सिकंदर से किसी ने पूछा कि आप अपने बाप की जितनी इज्जत करते हैं उससे ज़्यादा आप इज्जत करते हैं अपने उस्ताद की, सही। उसकी क्या वजह है? तो उन्होंने एक बेहतरीन जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे ज़मीन पर लाने का सबब मेरा बाप है और मुझे आसमान पर ले जाने हैं, क्या बुलंदियों पे ले क्या जाने का सबब मेरा असातिज़ा हैं, उस्ताद हैं। यही इन्हीं के बारे में आता है कि सिकंदर और अरस्तु के दरमियान एक बहस हो रही थी बरसाती प्रणाली के ऊपर कि पहले उबूर कौन करेगा। तो सिकंदर जो है वो बज़िद था कि पहले मैं उबूर करूँगा और बाद में आप उबूर कीजिएगा। उबूर जब कर लिया तो अरस्तु ने कहा कि क्या तुमने मेरी बेइज्जती नहीं की? तो उन्होंने एक जवाब दिया कि अरस्तु जो है वो 100 सिकंदर पैदा कर सकता है, लेकिन सिकंदर एक अरस्तु पैदा नहीं कर सकता है। उस्ताद का मर्तबा, यकीनन, बेशक। तो उन लोगों को पता था कि उस्ताद का मकाम और मर्तबा क्या है। अब अगर दीनी मदारिस और दुनियावी मदारिस दोनों में एक चीज पाई जानी चाहिए, वो ये है कि आप बच्चों को सिखाएं कि उस्ताद का अदब क्या है। ये जरूरी है। जब आप सिखाएंगे तब उनको समझ में आएगी कि उन्हें करना क्या है। जो बच्चा है वो सीखने के मराहिल में है और जब वो बड़ा होता है तो वो तब तक वो सीख चुका होता है। सही है। और जो जितना अदब करता है, और मदारिस में ये भी बताया जाता है कि देखें जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर एक हवस जिसको कहते हैं लालच। आप कहें कि भाई तुम ये काम करोगे अल्लाह ताला इनाम देगा, ठीक है, तो वो बच्चा कहेगा कि हाँ अल्लाह पाक मुझे इनाम देगा, तो वो बच्चा उस काम को करता है। अगर आप इसी चीज को बताएं कि अगर आप असातिज़ा का एहतराम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इज्जत देगा। आप आज छोटे हैं, स्टूडेंट हैं, आप अपने असातिज़ा की इज्जत करेंगे, कल आपके शागिर्द आपकी इज्जत करेंगे। तो ये चीज़ बच्चों को सिखानी चाहिए। इसी से अच्छा माशरा जो है वो बन सकता है और तलबा और तालिबात जो फुकदान पाया जा रहा है बेअदबी का, वो कम होता चला जाएगा। बेशक, ये बिल्कुल दुरुस्त और बहुत हकीकत पर मबनी गुफ्तगू नाज़रीन जारी है प्रोग्राम में। और आपके कुछ सवालात भी आ रहे हैं। जहां अभी आयशा गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने एक ही बात कही कि सिखाना ज़रूरी है कि उस्ताद का एहतराम क्या है। मेरे ख्याल में आप सिर्फ ये सिखा दें और ये बता दें कि उस्ताद क्या है तो एहतराम खुद ब खुद आ जाएगा। उस्ताद क्या है, उसका मुकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है, वो उस मुकाम पर कैसे पहुंचा और आपका मुकाम क्या है। अपना मुकाम और उसका मुकाम समझेंगे तो अदब खुद ब खुद वहाँ दरमियान में मौजूद होगा। ये अपने अंदर पैदा कीजिए खूबियाँ। अगर आपने ये खूबियाँ अपने अंदर पैदा कर ली तो आप अगर आज ज़मीन पर मौजूद हैं तो जैसे कि आयशा ने कहा कि कुछ ही अरसे में आप आसमान की बुलंदियों को यानी कामयाबियों को तय कर रहे होंगे, उस सफ़र को तय कर रहे होंगे जो आपकी मंजिल है। नाज़रीन, उस्ताद और उसके एहतराम की बात कर रहे हैं। एक सवाल हमारे पास उम्मे हानी का आया था, तो मैं डॉक्टर साहब आपसे उसका जवाब लेना चाहूँगी। ये पूछती हैं कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे कुछ टीचर्स होते हैं वो कुछ गलतियां कर देते हैं क्लास में। फॉर एग्जांपल हम क्लास में देख रहे हैं कोई चीज़ बताई कि इसको यूं करना है, नेक्स्ट जाके बोल दिया वो मैंने गलत बोली थी, इसको यूं कर दे। तो हम अक्सर सोचते हैं कि ये टीचर तो जब आता है कुछ गलती करके जाता है। अगर हम उसकी गलती देखते हैं और तस्हीह करना चाहते हैं क्योंकि पूरी क्लास का नुकसान हो रहा है, तो हम क्या करें? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि देखिए सीखने और सिखाने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। सही है। एक लफ्ज गलत बताने से बेहतर है कि आप घर से स्टडी कर आए। मैं 20-25 साल से दरस तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ, लेकिन आज भी मैं क्लास में लेक्चर देने जाती हूँ तो पहले वो सबक में पढ़ कर जाती हूँ। ये भी एक अच्छे उस्ताद की निशानी है। लेकिन क्योंकि शागिर्द तो होता ही हमेशा अदब से वाबस्ता होता है, अगर उस्ताद की आपको कोई गलती नजर आ जाए तो आप खामोश रह सकते हैं और अकेले में जाकर उसे बता सकते हैं। इसमें भी अदब का पहलू मलहूज़े खाते रहेगा। देखिए, गलती, इंसान तो खताओं का पुतला है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन उस्ताद को भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए और तालिब इल्म को भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। इस लिहाज से उस्ताद को पढ़कर आना चाहिए और तालिब इल्म को अगर उस्ताद के लेक्चर में कोई गलती नजर आ रही है तो उसे अकेले जाकर प्रिंसिपल से शिकायत कर सकते हैं। सबके सामने उसकी इज्जत को मलहूज़े खातिर रखना भी बहुत बड़ा फन है। सही, बेशक, बिल्कुल हकीकत बात है। नाज़रीन, हम किसी की गलती देखते हैं तो फौरन उसको टोकने खड़े हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप अगर उसकी तस्हीह करना चाहते हैं तो अकेले में कीजिए और वो
बताने का भी मेरे ख्याल में कुछ अल्फाज का चुनाव खूबसूरत होना चाहिए कि क्या आपने यूं कहा लेकिन मैंने तो यूं पढ़ा था, ये कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ा। तो अगली दफा वो उस्ताद खुद ही मोहतात होकर पढ़ेगा और आपको बताएगा। ना सिर्फ तरीका अंदाज अच्छा होगा, आपके अल्फाज का चुनाव अच्छा होगा, तो ना ही आपकी बात जब कन्वे होगी तो वो बुरी तरह कन्वे होगी, और ना ही आपकी इज्जत में कोई कमी आएगी, और ना ही तहकीर का पहलू वहां शामिल होगा आपकी गुफ्तगू में। ये बहुत अहम बात है, इन बातों को समझने की कोशिश करें। एक हमारे पास लाहौर से कॉल आई थी, जैसे मुझे बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा था, सिर्फ एक कमेंट रिकॉर्ड किया था कि आजकल ये जो हम देख रहे हैं बेअदबी और उस्ताद का एहतराम कम होता जा रहा है, इसकी वजह शायद कमर्शलाइजेशन है। उनका कहना है ये कमर्शलाइजेशन की वजह से, मॉडर्निज्म की वजह से, या हम जिसको सो कॉल कहते हैं कि हम बहुत तरक्की पजीर है, हमारा एक मुकाम है, हम बहुत मॉड है, ये वजह है। ये मॉड होना क्या है डॉक्टर साहब और आयशा, दोनों सुझाव। मॉड होना क्या, हम मॉड नहीं है। अपनी कदरों को भूलना मॉड होना कहलाता है। अच्छा। जिस घर में इस्लामी रिवायात की पासदारी की जाती है, अपनी कदरों की पासदारी की जाती है, बड़ों का अदब किया जाता है, ये सब देखिए उस बच्चे की पहली दर्जगाह तो उसकी वालिदैन की गोद होती है। जब वालिदैन उसकी अच्छी तरबियत करते हैं तो वो अच्छा तालिब इल्म भी बन कर निकलता है, अच्छा शहरी भी बन के निकलता है, और अपने उस्ताद का भी अदब करना सीखता है। तो हमें देखिए, हम जितनी भी तरक्की की मनाजिल तय कर लें, हमें अपनी कदरों को भूलना नहीं चाहिए। या देखिए, किसी के पास छोटा सा ओहदा आ जाता है, सबसे पहले वो अजीब अजीब स्टाइल में चाल बदल देता है, बड़ों को सलाम करना छोड़ देता है। तो उनको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में इज्जत, मर्तबा, मकाम उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला अता करता है जो अपने बड़ों की इज्जत करते हैं। बेशक, और जमीन पर अकड़ कर ना चलो, और यकीनन ये बात हमें हमेशा सिखाई गई है। क्यों हम अकड़ कर चलते हैं और क्यों अपने आप को कुछ समझते हैं, ये तकब्बुर और गुरूर यकीनन हम जानते हैं हमारे लिए सिर्फ हलाकत ही हलाकत लेकर आएगा। कॉलर हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं, सुनते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। खुशामदीद कहती हूँ आपको, सुबह खैर। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, सुबह फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम देखा है। मैं भी, हमने नाश्ता भी नहीं किया, मैंने कहा जरा टीवी खोला तो आपका प्रोग्राम आ रहा है। ये ऐसा प्रोग्राम है, मुझे आज बड़ा अच्छा लगा ना, बहुत बारे में गुफ्तगू हो रही है उस्ताद के बारे में। अच्छा, जब हमारे, मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो हमारे उस्ताद की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती थी कि हम उन जैसा बनने की कोशिश करते थे ना। क्या बात? उस्ताद की शख्सियत का बहुत असर पड़ता है स्टूडेंट पे ना, तो ऐसे ही है। लेकिन अब जबकि हमारे बच्चे जाते हैं ना, तो वो बात नहीं होती उनमें। वो जब आते हैं, उनके ड्रेसेस पर उनके नेल्स इतने बड़े हुए हैं, उनके ये बड़े हुए, तो ये बहुत ही एक अजीब सी बात लगती है ना। तो सही कह रही हैं वो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपका नाम क्या था? मिसेस तारिक। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने जो यहाँ शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह निहार मुँह प्रोग्राम देख रही हैं, थोड़ा सा नाश्ता भी साथ साथ करते जाएं क्योंकि हम भी चाय पी रहे हैं। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू, और यकीनन ये तमाम बातें हमसे और हमारे किरदार साजी से रिलेटेड है। हम यहाँ बैठकर ये दुनिया की बातें नहीं कर रहे हैं, जो कहते हैं ना वो हवा में तीर चलाना, ये बातें नहीं है। दरअसल अगर इनमें से एक तीर भी जाकर दिल पर लगता है तो आपका पूरा किरदार, आपकी पूरी शख्सियत संवर सकती है। संवारने वाले बने तो सही, ये बहुत अहम बात है। आयशा, आपकी जानिब आऊंगी। एक और क्वेश्चन हमारी एक फेसबुक व्यूअर का था जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस करी थी। स्कूल्स में आजकल बहुत जल्दी बच्चों को भेज दिया जाता है, 3 साल नहीं हुई प्ले ग्रुप, मॉन्टी ग्रुप, फिर उसके बाद प्रेप 1, KG1, KG2, 1, 2, 3। तो वो मेरे ख्याल में पैदा होते ही, वो तो कहती हूँ कि अगले साल शायद ऐसा होगा कि बच्चा पैदा होगा और डायरेक्ट स्कूल में भेज दिया जाएगा। आप क्या कहती हैं, कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चे की? क्या 3 साल की उम्र सही है, फौरन बच्चे को भेज दिया जाए स्कूल? ये गजाला साहिबा का सवाल है। देखिए, बच्चा जो है वो सबसे पहले माँ से सीखता है। सही। उसकी तरबियत जो वो घर में हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक। ख़वातीन में ये कहा जाता है, बड़ी ख़वातीन कहती हैं कि बच्चा जितने घर घूमता है इतने रंग लाता है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप अपने घर का रंग ही रखें उसके ऊपर। हाँ। और उसकी तरबियत कीजिए। ये जो इब्तदाई साल हैं उसमें वो बच्चा अपनी माँ से सीखता है कि उसको बोलना किस तरह से है, उसका अंदाज़ किस तरह से होना चाहिए। देखिए, हज़रत सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर के बारे में आता है कि जब आप खेलने का इरादा फरमाते तो गैब से आवाज़ आती थी कि ए अब्दुल कादिर, आपको खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया, तो आप अपने बच्चों को खेल के लिए भेज रही हैं बाहर, और उस क्लास में क्या सिखाया जाता है? खेलना ही सिखाया जाता है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप अपने घर में रखें, बच्चे को कलमा तय्यबा की तालीम दें, उन्हें कलमे सिखाएं, नमाज सिखाएं, उन्हें आदाब बताइए। बेहतर तरीका ये है, और जितनी अच्छी तरबियत
खुद माँ कर सकती है, कोई और नहीं। इतनी अच्छी तरबियत उसका उस्ताद नहीं कर सकता है। तो बेहतर तरीका ये है कि उस वक्त में माँ जो है वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बेशक माएँ जान ना छुड़ाएं इस चीज से। हाँ, ये माएँ जान ना छुड़ाएं, बहुत अहम बात है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा ज्यादा टाइम कहीं और स्पेंड करे, तो आप चाहें तो घर में ही कोई उस्ताद, कोई मौलिम, कोई मौलाना साहब बुलाकर, आप चाहें तो कोई कायदा सिपारा जो चाहे पढ़वा सकते हैं। क्योंकि यकीनन सही कहते हैं लोग, ये 3 साल से 5 साल से लेकर तकरीबन 7-8 साल की उम्र बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग की भी होती है, उसका जहन पक्का हो जाता है, उसकी याददाश्त स्ट्रांग हो जाती है। तो ये सिखाएं, लेकिन घर पे भी कर सकते हैं, अपनी जान ना छुड़ाएं। जैसे कि आयशा ने कहा, एक ब्रेक के बाद आते हैं, इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। और अब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सीरत, आपके अखलाक, आपके अतवार बतौर मौल्लिम कायनात। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इशरा खान के साथ आपका अपना प्रोग्राम। और आज बात हो रही है असातिज़ा के एहतराम के हवाले से, उनके मकाम और मर्तबे के हवाले से। और माशाल्लाह आप भी, मेरे नाज़रीन भी अपनी मौजूदगी का भरपूर इजहार कर रहे हैं, उसके लिए बेहद शुक्रिया। यूँ ही हमारे साथ रहें और अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर करते रहें। एक बार फिर बता दूँ, अगर आप फेसबुक पर हमारा पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुबह खैर QTV के नाम से मौजूद है। इसके अलावा आप मेल भी कर सकते हैं सुबह बखैर@yqtv.tv पर। और इंशाल्लाह प्रोग्राम के अख्तिताम में लेटर लिखने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। हमारे साथ दोनों ही हमारे मेहमान स्कॉलर्स मौजूद हैं। माशाल्लाह ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हमारे बुलावे पर, हमारी दावत पर ये मेहमान अपना कीमती वक्त हमारे नाम करते हैं। क्योंकि यूजुअली इनके मंडे टू सैटरडे वैसे भी दर्स व तदरीस के सिलसिले में मसरूफियत रहती है, लेकिन संडे इनका आराम का दिन होता है, वो भी ये हमारे नाम करते हैं। तो डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अब्रार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल इसी तरह आयशा बिलाल आपका बेहद शुक्रिया। अच्छा, वक्फे पर जाने से पहले हम अपने नाज़रीन के सवालात शामिल कर रहे थे, लेकिन अगर इसी गुफ्तगू को हम कुछ दीनी रंग दें, कोई खूबसूरत रंग देना चाहें, तो यकीनन वो मौजू, वो नमूना, वो हमारे लिए बेहतरीन मशल-ए-राह मेरे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात है कि जिनको बतौर मौल्लिम ही कायनात में मबूस फरमाया गया। हम सबको सिखाने वाले वो हैं, बताने वाले वो हैं, समझाने वाले वो हैं। क्या फरमाएंगी डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अब्रार साहिबा? आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया। बेशक इस मौल्लिम कायनात ने दुनिया में तशरीफ लाकर दुनिया का रुख पलट दिया। बेशक बंदों का टूटा हुआ रिश्ता रब से जोड़ दिया, मुशरिकों को मुवाहिद बना दिया, काफिरों को मोमिन बना दिया, बुत परस्त को खुदा परस्त बना दिया और बुत सास को बुत शिकन बना दिया। उस मौल्लिम कायनात ने दुनिया में तशरीफ लाकर हम लोगों को ये तालीम दी कि लोगों तुम्हारा परवरदिगार एक है, उसी की इबादत करो, उसी को सजदा करो, वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है। बेशक डॉक्टर साहब, एक कॉलर उनको शामिल कर लें, इंशाल्लाह बात आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस शकील रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। खुश आमदेद, सुबह खैर, क्या कहेंगी? मैं मिसेस शकील रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी मिसेस शकील, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग आप उस्ताद के अदब के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद अपने बच्चों को उस्ताद का भी उतना अदब सिखाना चाहिए जितना हम खुद अपने लिए चाहते हैं। सही। और ज्यादातर यहाँ ये होता है कि हम सही कह रही हैं, बिल्कुल। हमारे साथ मिसेस शकील मौजूद थी और इनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, ये हकीकत पर मबनी है। हम जैसे अपनी इज्जत चाहते हैं, वैसे ही हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने उस्तादों की इज्जत करें, क्योंकि हमारे बाद आपके जो वालिदैन हैं, जो रूहानी माँ बाप हैं, वो यही उस्ताद हैं। ये आपको खुद सिखाना होगा। और अगर कहीं आपके घर के पेरेंट्स ही ऐसे हों कि जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं तो टीचर से लड़कर और मुख्तलिफ शिकायत कर आए और घर पर जाकर बच्चे को बताएं मैंने बिल्कुल आपकी टीचर को बोल दिया, वो आपको नहीं डांटेगी, तो बच्चा क्यों इज्जत करेगा? तो अपने अतवार कुछ दुरुस्त करने होंगे। ये हमें पता है हमारी गलतियां क्या है, ना हम मानते हैं ना दुरुस्त करते हैं। मौलिम कायनात प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मौल्लिम कायनात ने जिसको अल्लाह ताला ने अजीम और मिसाली मौल्लिम कायनात बनाकर दुनिया में भेजा, हम लोगों को ये तालीम दी कि लोगों हमेशा सच बोलो, झूठ से बचो, जो वादा करो पूरा करो, हराम बातों से बचो, यतीम का माल ना खाओ, बड़ों का अदब करो, छोटों से शफकत से पेश आओ, अपने उस्ताद का अदब करो,
हम सब उन पर ईमान लाए और उनकी इत्तिबा करते हुए उन पर दिलो जान से फिदा हुए। आज भी अगर एक उस्ताद मुअल्लिम कायनात की तालीम पर अमल पैरा होगा तो दुनिया का बेहतरीन उस्ताद कहलाएगा, और आज भी अगर एक तालिब इल्म मुअल्लिम कायनात की तालीमात पर अमल पैरा होगा और उसको अपने लिए सब कुछ बनाएगा, यानी अपनी जिंदगी का मकसद बनाएगा और उसके दामन रहमत से वाबस्ता हो जाएगा, तो वो तालिब इल्म यकीनन दुनिया का बेहतरीन तालिब इल्म होगा। अगर आज भी हम अपनी इस्लाह चाहते हैं, आज भी अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी कदरों को पहचानें, हम बुराई से हटकर सच्चाई की जानिब राग़िब रहें, हम झूठ से हटकर सच बोलें, हम बुराई से हटकर बदी से हटकर नेकी की जानिब राग़िब हों, हम नफरत से हटकर मोहब्बत की जानिब राग़िब हों, तो हमें मौलम कायनात आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना होगा, जिन्होंने इंसानियत को निखारा और उनकी तालीमात पर अमल पैरा होकर ही हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में निजात। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है? मैं ईमान बात जी, खुशामदीद कहती हूँ। खुशामदीद। मेरी स्टूडेंट है ना जी। मेरे हेलो। मेरी मिसेस मेरी स्टूडेंट से प्यार करती है, वो मुझसे क्यों नहीं करती है प्यार? मैं अच्छा पढ़ती हूँ। ओके, बिल्कुल हम बताते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी सी आवाज, हमारी कोई नन्ही सी प्यारी सी व्यूअर ने कॉल किया कि मुझसे इतना प्यार नहीं करती मेरी टीचर, मेरी एक और कोई क्लासमेट है वो उनसे ज़्यादा प्यार करती है, तो क्या कहेंगे इनके लिए? भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ें और टीचर को बताएं कि भाई आप मुझसे क्यों प्यार नहीं करती हैं, आप उनसे फलां वो तो से अच्छा इतनी प्यार पढ़ती हैं, करती लेकिन अब क्या करें? उनको अब आप मैं बताऊं क्या किया करें, आप रोजाना एक फ्लावर अपनी टीचर के लिए ले जाया करें। प्यार मोहब्बत के लिए कभी भी कोई शराइत नहीं सही होती। बात है। प्यार करना, मोहब्बत करना, ये एक ऐसा खुदावंद करीम का एक बेलौस जज्बा है। उस्ताद को चाहिए कि तमाम शागिर्दों को बराबरी की निगाह से देखें। क्या बात, किसी को किसी पर कोई फौकियत नहीं दें, यही मौलम कायनात की तालीम है। क्या बात है, पर हमें अमल पैरा होना चाहिए। बेशक। और जैसे कि हमारी इन कॉलर ने भी हमें बताया, तो नाज़रीन ये मैसेजेस हैं हम कन्वे कर रहे होते अपने प्लेटफॉर्म से। उम्मीद तो ये करती हूँ कि मेरी जो नन्ही सी व्यूवर थी, शायद इनकी टीचर भी प्रोग्राम देख रही हो, तो वो भी समझ लें। नाज़रीन हमें कभी भी फ़र्क नहीं करना, क्योंकि इस्लाम में कभी भी हमें इम्पार्शियलिटी, कभी पार्शियलिटी सिखाई नहीं, तफरीक है ही नहीं, फ़र्क है ही नहीं, ना ही तालीम के बेसिस पे, ना अच्छे घर से आने के बेसिस पे, ना बेहतरीन यूनिफॉर्म के बेसिस पे, ना कॉन्फिडेंटली बोलने की बेसिस पे। अगर ये बुनियादें होती तो हम कहाँ होते? खुद सोचें हमारा मुकाम क्या होता। ये तो मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजियाँ हैं, आपकी मोहब्बत है जो हर एक के लिए आम है और बराबर है। अब जितने आप बाअदब होंगे उतना ज़्यादा हासिल करते रहेंगे और कामयाब हो जाएंगे। आयशा, सिर्फ आपका मुख्तसर से एक लाइन में मैं पैगाम लूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम वाइंड अप है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा हम सब के लिए हिदायत की राह है। हमें चाहिए कि हम उनकी जो उन्होंने हमें रास्ते बताए हैं हम उन पर चलें, और जिन रास्तों से उन्होंने रोका है हम रुके रहें, और जो चीज़ जिस तरह से देने का हक है वो दूसरे को दें, वो किया जाए, और जिससे जैसा लेने का हक है वो उससे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद इब्रार साहिबा, बहुत शुक्रिया आयशा बिलाल, आप दोनों की आमद का। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद आएंगे इंशाल्लाह, हेल्थ सेगमेंट है, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर शकील होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ, आपका अपना प्रोग्राम। और आज नाज़रीन स्टार्ट से प्रोग्राम में बात हो रही थी यकीनन उस्तादों के एहतराम के हवाले से, असातिज़ा के एहतराम के हवाले से। यकीनन एक शख्स बेहतरीन तभी बनता है जब वो दूसरों को इज़्ज़त देता है, और यकीनन हमेशा ही हमने ये बातें सुनी है कि जब आप दूसरों को इज़्ज़त देते हैं तो आपको इज़्ज़त मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, आप एक अच्छा मुकाम, एक मर्तबा माशरे में हासिल करें, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने टीचर्स, अपने सीनियर्स, अपने एक्सपीरियंस लोगों का, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब ही क्यों ना हो, उनकी इज़्ज़त करें और उनकी अहमियत को जानें, और उन पर ये जताएँ भी कि आप उनकी कदर किया करते हैं। नाज़रीन अब जो सेगमेंट शुरू हो चुका है वो हमारा हेल्थ सेगमेंट है। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता चुकी थी कुछ हेल्थ के हवाले से बातें होंगी। एक ऐसे एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में जिनका ताल्लुक एक ऐसे शोबे से जो मर्ज बहुत ज़्यादा आजकल हमारे मुआशरे में आम हो गया है, जिसके इलाज के लिए लोग कई डॉक्टर्स से कंसल्ट करते हैं और उसके बाद भी परेशान रहते हैं, कभी कोई कॉम्प्लिकेशन, कभी कोई और कॉम्प्लिकेशन। एक ऐसा मर्ज जो शायद उसको मैनेज करना इतना भी मुश्किल नहीं
नहीं है अगर आपको बेहतरीन हेल्थ एक्सपर्ट और उसकी राय मिल जाए। ये भी हमारे उस्ताद है, ये भी हमारे, अगर बात की जाए जिस्मानी तौर पर तो यकीनन ये हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना व्हेन इट कम्स टू विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। तो ये हमारे उस्ताद ही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे डायबिटोलॉजिस्ट जिनकी मौजूदगी से हम भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, ड्राई फ्रूट्स का भी शौक होगा लोगों को, तो ऐसे हालात में अपने तमाम तर शौक क्या डायबिटिक पेशेंट्स पूरे कर सकते हैं या नॉर्मल लोग भी जो इस वक्त मुझे प्रोग्राम में देख रहे हैं वो किस तरह कंज्यूम करें इन्हीं ड्राई फ्रूट्स को इन द सीजन ऑफ विंटर। सो दीज आर द टॉपिक्स जिस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट, डायबिटोलॉजिस्ट। इससे पहले भी प्रोग्राम में कई मरतबा तशरीफ ला चुके हैं। इनसे हम हमेशा मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात करते हैं, ये उस पर अपनी राय का इजहार करते हैं, इलाज आपको बताते हैं। आज भी इंशाअल्लाह भरपूर फ़ायदा उठाएंगे हम इनकी मौजूदगी का प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शकील अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। आपको सर्दियाँ मुबारक। खैर मुबारक। तो सर्दियों का मौसम आपको पसंद है पर्सनली या नहीं? सर्दियों का मौसम तो बेइंतहा अच्छा होता है, जाहिर सी बात है। इस मौसम में इंसान बहुत अच्छा महसूस करता, खाना पीने का भी दिल चाहता और भूख भी लगती है। मेरे ख्याल कोई शख्स ऐसा होगा जिसे सर्दियाँ ना पसंद हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब इसी मौसम में हम देखते हैं कि लोगों के रुझान ड्राई फ्रूट्स की तरफ बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये अक्सर लोग कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कैश्यू नट की बात करूँ, काजू की बात करूँ, लोग कहते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, लोग कहते हैं ज्यादा पीनट्स भी नहीं खाने चाहिए। तो क्या कहेंगे, हम खाएं ना खाएं, क्या करें? देखें, चूंकि मेरा ताल्लुक तो मतलब ये कि डायबिटीज से है, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो डायबिटिक पेशेंट के लिए आता है, लोगों की शदीद ख्वाहिश होती है कि वो सिर्फ करेले और करेले का जूस ही पिए। हाँ। उनका बस नहीं चलता कि वो सर्दियों में भी डायबिटिक पेशेंट को करेले के ड्राई फ्रूट पेश करें। ठीक है ना, क्या बात है, करेला बतौर ड्राई फ्रूट। जी, डायबिटिक पेशेंट का भी दिल होता है और वो भी चाहते हैं कि मौसमी फलों से और ड्राई फ्रूट से लुत्फ अंदोज हों। बिल्कुल। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, डायबिटिक पेशेंट भी मूंगफलियां जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिकदार में उसका ख्याल रखना है कि 8 से 10 मूंगफलियां ले लें। कभी कभी उनका दिल चाहता है तो 4-6 पिस्ते ले लें, कभी उनका दिल चाहता है तो 10 से 12 जो है चिलगोज़े ले लें। यानी ड्राई फ्रूट थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से कोई इतना नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में ना लें। सही सही। यानी ये जो आजकल सेशंस हो रहे होते होंगे घरों में रात में कि मूंगफली के पूरे पूरे पैकेट्स खत्म किए जाते हैं और उसका कचरा सुबह साफ किया जाता है, तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो थोड़ा एहतियात करे इस मामले में। थोड़ी मिकदार में लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, गाजर के हलवे की अगर हम बात करना चाहें तो इसमें माशाल्लाह ड्राई फ्रूट्स भी हैं और साथ में ये हलवा भी। और क्योंकि ये कहते हैं ना कि सर्दियों के हवाले से कहा जाता है कि ये इस मौसम की सौगात है, तो इस सौगात के लिए क्या कहेंगे? क्या शुगर फ्री हलवा खाएं? देखिए, डायबिटिक पेशेंट जो है अगर उसे हलवा पसंद है तो ऑब्वियसली मतलब ये कि उसमें आप खोया ना डालें और बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ड्राई फ्रूट ना डालें, थोड़ी मिकदार में डालें। और किसी भी स्वीटनर के साथ ये तैयार किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसे मुदायका नहीं है। अलबत्ता चीनी का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह स्वीटनर इस्तेमाल कर लें। तो थोड़ी मिकदार में गाजर का हलवा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके इस्तेमाल से कोई ऐसा नुकसान नहीं है। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप जैसे कह रहे हैं कि कोई स्वीटनर्स ऐड कर लें, अक्सर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बेवरेजेस। मैं अपना सवाल शामिल करती हूँ लेकिन एक कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। खुशामदीद भाई, क्या पूछना चाहेंगे? कराची से। क्या पूछेंगे? मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैंने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया है, मोरों का। ठीक। हाँ, फिर ये मोरों का ऑपरेशन किया, ठीक ठाक हो, मगर ये तकलीफ जैसे मेरे खत्म नहीं हो रहा है। मैं ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वैसे आज का प्रोग्राम टोटली डायबिटीज बेस्ड है। अगर हमारे जितने भी नाज़रीन वो अगर शुगर पेशेंट है या इससे रिलेटेड कोई भी मसला हो, आपको दर्द होता हो या अगर आपको लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन है जिनका आपको सामने है, तो वो हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। लेकिन इनकी एक्सपर्ट राय यकीनन ले सकते हैं क्योंकि एक हमारे फिजिशियन है, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इनको आप? देखिए, बात ये है कि इनका जो रीढ़ की हड्डी के मोहरों का ऑपरेशन हुआ है बेसिकली लेमिनेक्टमी कहलाता है और मैं भी न्यूरो सर्जरी में काम कर चुका हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। असल में होता है कि ऑपरेशन होने के बाद काफ़ी अरसे तक ये दर्द रहता है। इसके लिए बेहतर ये है कि कोई हल्की सी एनाल्जेसिक, दर्द
की दवा जो है वो इस्तेमाल कर ली जाए। लेकिन अगर दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो बेहतर ये है कि अपने डॉक्टर से जिन्होंने ऑपरेशन किया उनसे रब्ता किया जाए। वज़न उठाने से एहतियात की जाए। सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में आमतौर पर जिस्म में दर्द ज़्यादा ही होते हैं और ऑपरेशन वाली जगह पर तो ज़्यादा होता है, लिहाजा गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए और अपने पोस्चर को सही रखा जाए। क्योंकि ऑपरेशन के बाद मतलब अगर आप आड़े टेढ़े बैठेंगे तो इसमें कमर में दर्द होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कोशिश करें कि दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन करती हैं। बेहतर यह है कि आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और सही सीधे तरीके से बैठिए, तो उम्मीद है कि ये दर्द कम हो जाएगा। फिर भी अगर कमी नहीं आती तो न्यूरो सर्जन से जिन्होंने ऑपरेशन किया है रब्ता किया जा सकता है, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। सही डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही थी कि अक्सर शुगर फ्री डाइट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ ये सब अवेलेबल होती हैं मार्केट्स में, तो क्या ये खाई जा सकती है फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स? क्या ये सही है? देखिए बात यह है कि जहाँ तक हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है बेसिकली उसमें मिठास से ज़्यादा जो है उसका कार्बोनेटेड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ठीक है ना। तो स्वीट मतलब की जगह जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर की जो कोल्ड ड्रिंक है चलें कभी कभार इस्तेमाल कर लें, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक इसी तरह जब हम मिठाइयों की बात करते हैं तो मिठाइयों में मीठा मसला नहीं है, बल्कि उसमें इस्तेमाल होने वाला खोया है जो कि कोलेस्ट्रोल को बढ़ा रहा होता है। अच्छा। तो बेहतर ये कि मिठाइयों का इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि चीनी के मुतबादिल के साथ जो होती हैं उनमें बेसिकली मसला तो खोया से आ रहा होता है, खोया तो उनमें मौजूद होता है, लिहाजा मिठाइयों का इस्तेमाल कसरत से ना किया जाए। हाँ, अगर कभी दिल चाहता है और चख लिया तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अच्छा, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस फेसबुक पर भी शेयर हो रहे हैं, नाज़रीन को एक बार फिर बता दूं, अगर आप कोई क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज सुबह खैर QTV पर बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे फौरी तौर पर इसको प्रोग्राम में शामिल करें। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में डॉक्टर शकील अहमद, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आज के मेहमान हैं, इनसे बातें हो रही हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन हमारे पास है मुजना साहिबा का। मुजना साहिबा पूछती हैं कि इनकी वालदा का मसला है और उनकी टांगों में बहुत दर्द रहता है, दोनों ही घुटनों से नीचे यानी तलवों तक, घुटनों से नीचे तलवों तक इनको बहुत दर्द होता है और साथ में इनका मसला है वेट भी पुट ऑन करती जा रही हैं डे बाय डे, तो क्या करें? और शुगर पेशेंट भी है। देखिए डायबिटिक पेशेंट के लिए वज़न का बढ़ना नुकसानदेह होता है और फिर अक्सर देखा गया कि उम्र रसीदा मरीज़ जो होते हैं वो आमतौर पर चलते नहीं हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि जी हमसे चला नहीं जाता, और फिर जब वज़न बढ़ जाता है तो चलना और भी कम हो जाता है। यहाँ मैं एक नाजरीन को बात बताता चलूँ कि जो लोग चलते रहते हैं उनको जोड़ों में तकलीफ या दर्दों की तकलीफ नहीं होती, बैठे रहने से जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें शिकस्त और रेख्त का अमल तेज़ी से शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ वैसे ही एजिंग के प्रोसेस को बढ़ाती है और फिर जब आप बैठ जाते हैं तो जोड़ों के दर्द की शिकायत अमूमन ज़्यादा होती है। ओल्ड एज में कैल्शियम की कमी, यूरिक एसिड का बढ़ना, आसाबी कमज़ोरी, शरियानों का कमज़ोर हो जाना, ये सारे मसाइल मौजूद होते हैं। तो बेहतर ये कि इनको टेस्ट करा के एक्सक्लूड कर लिया जाए कि किस वजह से ये हो रहा है, फिर उसका ट्रीटमेंट जो है मुमकिन है। लेकिन मैं डायबिटिक पेशेंट को कहूँगा कि सर्दियों में वो ज़रूर चलें। चलना जो है मतलब ये कि शुगर कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? यूसुफ बोल रहे हैं जी, गुजरावाला से। खुशामदीद भाई, क्या कहना चाहेंगे? सुबह खैर। मैं बाजी ये कहना चाहता हूँ, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, शुगर का मरीज हूँ, बाईपास भी हुआ है। ठीक है, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ ड्राई फ्रूट वगैरह खा सकता हूँ कि नहीं? डॉक्टर साहब इनसे कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक है बस। ठीक है जी, आपको ऑनर जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच भाई, आपने गुजरांवाला से कॉल की। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इनके लिए? प्रोग्राम के शुरू में ही हमने बताया था कि डायबिटिक पेशेंट भी थोड़ी मिकदार में ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकता है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मियाना रवी इख्तियार करो, यानी दरमियाना रास्ता। जैसा कि मैंने बताया कि 8 से 10 मूंगफलियाँ, 10 से 12 चिलगोज़े, कभी यानी सब चीज़ें मिलाकर नहीं, बल्कि एक दफ़ा में कोई एक ड्राई फ्रूट ले लें। ठीक है, ड्राई फ्रूट लेने में कोई कबाहत नहीं है। और जहाँ तक जोड़ों के दर्द की बात है तो पहले आप अपना एक्सरे कराइए नी जॉइंट का, फिर उसके बाद देखा जाए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसकी दवा करें, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। ओके जी, इंशाल्लाह। नाज़रीन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में डॉक्टर शकील अहमद साहब, डायबिटोलॉजिस्ट है हमारे आज के मेहमान। लेकिन एक मुख्तसर सा वक्फा है, उसके बाद वापस हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में डॉक्टर शकील अहमद, डायबिटोलॉजिस्ट, हमारे आज के मेहमान। एक कॉलर भी प्रोग्राम में शामिल है, आइए सुनते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
कॉल ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब से बात हो रही है नाज़रीन विंटर्स के हवाले से, सर्दियों के हवाले से, और सर्दियों में जो डाइट हम लेना बहुत पसंद करते हैं बतौर डायबिटिक पेशेंट अगर बात की जाए, या हमारे नाज़रीन जो डायबिटीज़ जैसे मर्ज में मुब्तला हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, किस तरह इन तमाम मौसमी सौगात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, ये हम डॉक्टर साहब से जान रहे हैं, उनकी माहिराना राय ले रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वहाँ बैठे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, सर्दियों के ही हवाले से स्किन ड्राइनेस, जिल्द का खुश्क हो जाना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, खुश्की जिल्द की? देखिए बात यह कि डायबिटीज बाय सेल्फ जो है जिल्द में खुश्की पैदा करती है। अच्छा, लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता है तो लोग अमूमन वजू करने के लिए, नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। ठीक। गर्म पानी का जो एक बड़ा नुकसान और ज़रूरत भी है, लेकिन नुकसान ये कि हमारी जिल्द की में खुश्की पैदा करता है, जो मॉइस्चर होता है उसको ख़त्म कर देता है। अच्छा। इसलिए बेहतर ये है कि कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है इस्तेमाल किया जाए। अगर आप बहुत महंगा या वो बाज़ार से नहीं ख़रीद सकते हैं तो आसान सी चीज़ है कि आप खोपरे का तेल ले लीजिए, एक छटाक, उसमें 2 छोटी बोतल ग्लिसरीन की मिला लीजिए और थोड़ा सा अरके गुलाब मिला लें, तो ये अच्छा मॉइस्चराइज़र बन जाता है। नहाने के बाद, वज़ू करने के बाद अपने पैरों में लगाइए और जिल्द को खुश्की से इस तरीके से बचाया जा सकता है। यहाँ एक मैं बात बताता चलूँ कि होता क्या है कि सर्दियों के मौसम में आम तौर पर पैरों में भी सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो डायबिटिक पेशेंट को अपने पैरों की भी हिफाजत बहुत ज़्यादा रखनी है। अक्सर घरों में हीटर का इस्तेमाल होता है या आग लोग जलाकर बाहर बैठे होते हैं, तो बराए मेहरबानी डायबिटिक पेशेंट अपने पैरों को आग से दूर रखिए। कई पेशेंट के साथ ऐसा हुआ है कि वो जनाब घर में तकरीब है और आग के पास सिर्फ खड़े हुए थे जिससे पैर जल गया और कई महीनों तक मतलब ये कि पैरों में जख्म रहा। तो पैरों को आपने जख्म से भी बचाना है, उनकी सिकाई नहीं करनी, ना गर्म पानी से, तेज गर्म पानी में भी पैर नहीं धोने, हल्के गर्म पानी से धोएं और आग से भी इन्हें बचाना है। और अच्छा मॉइस्चराइजर, कुछ ना मिले तो आप सरसों का तेल ही पैरों पर लगा लीजिए, वरना कोई भी मॉइस्चराइजर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यानी मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी है नाज़रीन। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर है तो यूज करें, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो डॉक्टर साहब ने भी आपको एक ईजी वे बता दिया, वे आउट, आप उसको यूज कर सकते हैं। एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टेलीविजन की आवाज अपनी बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन अपनी टेलीविजन की आवाज़ अगर आप म्यूट कर देते तो हमें सुनने में आसानी होती है, वरना हमें कॉल ड्रॉप करनी पड़ती है। बात हो रही है नाज़रीन आज तमाम शुगर के कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपके सवालात इंशाल्लाह प्रोग्राम के दौरान हम शामिल करते रहेंगे और ये किए जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि जो शुगर्स के जो पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके कोई चोट लग जाती है तो बहुत देर से हील होती है, इसकी क्या वजह है? और अगर ऐसे ही किसी पेशेंट को किसी सर्जरी की जानिब बढ़ना पड़े तो क्या उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं? देखिए बात यह है कि डायबिटिक पेशेंट में डायबिटीज़ की वजह से कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। सही, ठीक है। कुव्वत मुदाफ़ियत जब जिस्म की कम होती है तो ज़ख्म आमतौर पर देर से मुंदमिल होते हैं, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट को अल्लाह ना करे अगर कोई ज़ख्म आ जाता है, मिसाल के तौर पर पैर में ज़ख्म आ जाता है, मामूली से खराश लग जाती है या आपने चिट नोच दी, ठीक है ना, तो उसमें मतलब ये कि जो है फौरी तौर पर करना ये चाहिए कि उससे जो है पायोडीन से साफ़ करें और इमीडिएटली अपने करीबी डॉक्टर से जो है रब्ता करके अच्छी एंटीबायोटिक जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को जब सर्जरी के लिए जाना पड़ता है तो उसमें एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि उनकी सर्जरी उस वक्त तक नहीं की जा सकती जब तक कि उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती। शुगर कंट्रोल करना पड़ती है और शुगर कंट्रोल करने के बाद भी, सर्जरी होने के बाद भी उन्हें अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना पड़ता है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इन मरीजों में जरूरत से ज्यादा होता है। आमतौर पर 7 दिन या 14 दिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बसा औकात डायबिटिक पेशेंट में 3-3 महीने तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है और वो उनके लिए ज़रूरत होती है, लिहाजा इनमें खर्चा भी ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक शख्स के पैर की उंगली में एक ज़ख्म आ जाता है तो इसमें मामूली से मामूली खर्चा भी जो है वो तकरीबन 60,000 के करीब पहुंच सकता है अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन अगर आप इमीडिएटली डॉक्टर से रब्ता कायम कर लेते हैं और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करते, ठीक, तो ये जख्म जल्दी मुंदमिल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है डॉक्टर की एक्सपर्टीज होती है, वो अपने सुपरविजन में एंटीबायोटिक्स और उसकी सफाई का ख्याल रखता है। कभी भी डायबिटिक पेशेंट को कोई जख्म आ जाए तो बराए मेहरबानी सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, इधर उधर ना जाइए, फौरी तौर पर अपने डायबिटीज के डॉक्टर से रब्ता कायम कीजिए और सेहत पाएं। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनको शामिल करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मलिक जफर बात कर रहा हूँ जी, वादी सोन खोड़ा से, डिस्ट्रिक्ट खुशाब। खुशामदीद कहती हूँ भाई, सुबह खैर, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच जी। मैं डॉक्टर से सवाल करना चाहता हूँ, डायबिटीज का मरीज हूँ और तकरीबन 45 साल एज है मेरी। ठीक है। अच्छा, आजकल एक ट्रेंड आ रहा है कि एक दवाइयाँ आ रही हैं इसकी हिकमत वाली, हकीमों वाली, ठीक, तो उनसे कंट्रोल तो हो रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोल हो रहा है, यानी 280, 300 थी और तकरीबन 100 प्लस 10
और कभी 95 यहाँ पे रह रही है। सही। तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ठीक है जी, डॉक्टर साहब इनसे कुछ पूछेंगे मजीद आप? नहीं, बस कुछ नहीं पूछना। ठीक है, आप कौन है जवाब देंगे? थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने कॉल की, प्रोग्राम में अपना सवाल शेयर किया। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इनसे? लेकिन एक ब्रेक है, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब, और मजीद जितने भी कॉल्स और क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ, और आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर शकील अहमद साहब, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और यकीनन हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से आपके मुख्तलिफ क्वेश्चंस के हवाले से। एक कॉलर हमारे पास ब्रेक पर जाने से पहले मौजूद थे जिनका क्वेश्चन था कि हिकमत की जो दवाएँ हैं क्या हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब उनसे? देखिए, बात यह है कि हर्बल दवाइयाँ जो है हम लोग तो डायबिटिक पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन पर इतना साइंटिफिक काम नहीं हुआ होता, और ये रॉ ड्रग्स होती हैं। रॉ ड्रग्स का क्या होता है, शुगर तो कंट्रोल कर लेंगी लेकिन ये गुर्दों पर असरात जो है वो ज़्यादा डालती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अद्वियात के 3 ही बड़े ज़राए हैं, एक हर्ब्स है, दूसरा मिनरल्स है, और तीसरा सिंथेटिक है, इन्हें लेबॉर्ट्री में तैयार किए जाते हैं। अब जो ये दवा इस्तेमाल की जाती है ग्लूकोफेज, बेसिकली ये भी प्लांट ओरिजिन है, लेकिन ये रिफाइन हुई हुई है। सही है। आमतौर पर जो दवाइयाँ मिल रही होती हैं अनरिफाइंड होती हैं। इन दवाइयों का इस्तेमाल बगैर किसी डॉक्टर की हिदायत के नहीं करना चाहिए। हर्बल दवाइयाँ जो हैं निस्बत डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहतर नहीं है, इनके इस्तेमाल से गुरेज किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है, वैसे भी लॉन्ग टर्म में जाके इनको फिर कॉम्प्लिकेशंस का सामना होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि गुर्दों का मसला हो सकता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि हमारे जो कॉलर थे उनको जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक ये कॉल भी ड्रॉप हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास महरीन का क्वेश्चन था, ये पूछती है कि हमें कैसे पता चले कि हम किसी डायबिटीज़ के प्रॉब्लम में जा रहे हैं, क्या इसके कोई सिम्टम्स हैं, कोई निशानियां हैं, क्या अलामात हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, बात यह है कि डायबिटीज़ की क्लासिकल अलामात आमतौर पर जाहिर नहीं होती हैं, 4 से 5 साल में जाहिर होती हैं। आमतौर पर जो अलामतें होती हैं वो ये कि पेशाब का बार बार आना, प्यास का बार बार लगना, भूख का बहुत ज़्यादा लगना, बाज़ लोगों में सोते वक्त जो है वो पेशाब के लिए 2 से 3 बार सोने के बाद जो है वो उठना, या आम तौर पर मुंह का इतना खुश्क हो जाना कि बिल्कुल ज़बान जो है वो लकड़ी की तरह हो जाती है, टांगों में दर्द रहना, पेशाब के बार बार इन्फेक्शन होना, ये अलामतें हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है ना? अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है, तो बेहतर ये कि नाश्ते से पहले और नाश्ते के बाद की शुगर करा ली जाए। ठीक है। अगर आपकी नाश्ते से पहले की शुगर 100 से कम है और नाश्ते के 2 घंटे बाद की 140 से कम है तो आपको कोई मसला नहीं है। अगर नाश्ते से पहले की शुगर 100 से लेकर 125 के दरमियान है और नाश्ता करने के बाद 2 घंटे बाद जो है 140 से 199 के दरमियान है, तो इसका मतलब है कि आप लबे ज़ियाबितिस हैं, यानी आपको ज़ियाबितिस होने का ख़तरा है। इसे हम साइंटिफिक की लैंग्वेज में IGT या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। सही। लेकिन अगर आपकी नाश्ता करने से पहले की शुगर 126 से ज़्यादा है और नाश्ता करने के 2 घंटे बाद की 200 से ज़्यादा है, फिर तो इसमें कोई इबहाम ही नहीं है, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। ठीक है जी, एक महरीन की हमारे पास कॉल है, वो हम शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टेलीविजन की आवाज़ खुली है आपकी, वो म्यूट कर दीजिए। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहेंगी? हेलो, अपनी टेलीविजन की आवाज़ म्यूट कर दीजिए प्लीज़। आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। हम जब भी कॉल्स लेते हैं बाबर रिपीटेडली मैं कह रही होती हूँ कि आप अपने टेलीविजन को म्यूट कर दिया करें, अगर नहीं करते तो हमें अफसोस की बात है कि कॉल ड्रॉप करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, एज इंड्यूस्ड के हवाले से एक क्वेश्चन हमारे पास फेसबुक पर है कि क्या उम्र का इसमें कोई अमल दखल होता है, किसी खास उम्र में जाकर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ते हैं? और दूसरा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ के हवाले से हमना साहिबा ने पूछा है कि अगर किसी को डायबिटीज हो और वो कंसीव कर रही हो तो क्या उसके फीटस में या उसके न्यू बॉर्न में चांसेस होते हैं डायबिटीज के? देखिए, बात ये है कि पहला सवाल आपका क्या था, दोबारा रिपीट कीजिए। पहला उम्र का हवाला। अच्छा जी, उम्र से ताल्लुक है। देखिए, उम्र रसीदगी के साथ साथ डायबिटीज के असल में जो कॉम्प्लिकेशन का ताल्लुक है वो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज से है। सही। ठीक है ना? डायबिटीज का ड्यूरेशन जो बढ़ता जाता है, कॉम्प्लिकेशन होने के खतरात उसी तरह बढ़ते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स को 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया तो उसको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा ज़्यादा होता है। उम्र रसीदगी के साथ कुछ बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां जो है डायबिटीज़ की वजह से होने के इम्कानात डबल हो जाते हैं। ठीक। जहां मेरी बहन ने प्रेगनेंसी के हवाले से बात पूछी तो मैं एक बात क्लियर बताता चलूँ कि अगर कोई पेशेंट जो है वो डायबिटिक है
और उसे जो है मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये प्रेगनेंसी इन डायबिटीज है। ठीक है, ये डायबिटीज कभी खत्म नहीं होगी। सही। दूसरी वो कि जिन्हें डायबिटीज नहीं थी लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गई, तो ये GDM या गेस्टेशनल डायबिटीज कहलाती है। ठीक है ना। देखिए बात यह है कि पेरेंट्स की वजह से मामूली सा खतरा तो रहता है, लेकिन बच्चे को पैदाइशी तौर पर आमतौर पर डायबिटीज नहीं होती। लेकिन डायबिटीज की प्रेगनेंसी इन डायबिटीज हो या गेस्टेशनल डायबिटीज हो, दोनों में जो है मतलब ये कि बच्चे और माँ को कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा होता है। ऐसी सूरत हाल में हमें अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर से, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में डिलीवरी जो है कंडक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमें आमतौर पर जल्द अल्ट्रासाउंड कराने पड़ते हैं, जल्द टेस्ट कराने पड़ते हैं, और बसा औकात जो है वो वक्त से पहले ही मतलब ये कि डिलीवरी जो है मतलब वो करवा ली जाती है सीजर। ओके डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे आज के प्रोग्राम के लास्ट कॉलर होंगे। गालिबन अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नजम फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। खुशामदीद कहती हूँ आपको। सुबह खैर, क्या कहेंगी? असल में मैं मतलब डायबिटीज मतलब पेशेंट हूँ। ठीक है। और इंसुलिन ले रही हूँ, और अभी मेरे मतलब असल में कुछ टेंशन भी घर में थे, तबीयत खराब थी हस्बैंड की। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। हेलो। जी कहिए। खुद भी मैं अभी मतलब डायबिटीज की पेशेंट हूँ। ठीक है। और पूरे टेस्ट करा लिया, अभी मेरे टेंशन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, इंसुलिन ले रही हूँ तो सारे टेस्ट क्लियर आ रहे हैं, और कमर के और पैरों में बहुत दर्द है, कमर में और टांगों में। ठीक है, मतलब ठीक है। किचन में मुश्किल हो गया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। डॉक्टर साहब बहुत मुख्तसरन इनको जवाब देंगे, क्या कहेंगे? इनको दर्द रहता है। आमतौर पर ऐसे पेशेंट को जो कि डायबिटीज के हैं और ओल्ड एज के हैं, उन्हें वाइटामिन्स और कैल्शियम का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। ख़ास तौर पे इस मौसम में तो ज़रूर रखा जाए। पेन किलर के बजाय अगर हम कैल्शियम और वाइटामिन्स लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। फलों का इस्तेमाल, सेब है, सेब का इस्तेमाल किया जा सकता है, और अदर फल भी लिए जा सकते हैं खाने के 2-3 घंटे बाद। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर शकील अहमद फॉर कमिंग टू द शो। आपसे बहुत कुछ हमारे नाज़रीन ने जाना और सीखा होगा। उम्मीद है नाज़रीन डॉक्टर साहब ने जितने यहाँ पर चीज़ें आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, आप उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। यकीनन दिल हम सब का चाहता है अच्छा खाने का, लेकिन अगर सेहत अच्छी होगी तो फिर ज़िंदगी अच्छी लगती है, सब चीज़ें खुशगवार खुद ब खुद हो जाने लगती हैं। और यकीनन जैसे कि डॉक्टर साहब भी हमेशा ही कहते हैं कि मियाना रवि बैलेंस डाइट बहुत अहम रोल प्ले करती है आपको हेल्दी रखने में। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस क्रिएट करें, एक लिमिट डिसाइड करें, न सिर्फ खाने पीने में, अपने अखलाक में, अपने अतवार में, अपने अहबाब में क्या तरीका हो, क्या अंदाज हो आपका, किस तरह गुफ्तगू करें। यकीनन ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ये लिमिटेशंस बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप अपनी इन बातों को आज एनालाइज नहीं करते तो फ्यूचर में कहीं इसके बहुत चांसेस होंगे कि हम किसी प्रोग्राम में किसी डिप्रेशन के हवाले से डॉक्टर से बात करें और आप में से किसी की कॉल आए। तो अगर आप आज ही बैलेंस और वो लिमिट क्रिएट करते हैं तो आप डिप्रेशन जैसे बहुत बड़े मर्ज से बच सकते हैं। इख्तिताम करेंगे इसी बात के साथ। हमारे साथ जितने मेहमान मौजूद रहे उनकी गुफ्तगू से आपने जो कुछ सीखा, अगर कुछ कहना पूछना चाहते हैं तो लेटर लिख सकते हैं इंचार्ज प्रोग्राम डायरेक्टर सुबह खैर D120 साइट कराची पर। अपनी मेज़बान युसरा खान को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।